हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान का भाग एक है ये। आज हम लोग 250 सवाल लगाएंगे, उसके साथ जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है उसको एलोबरेट करेंगे। ये कहाँ कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं सर, तो आप लोग निश्चित रहिएगा। ये आपके यूपी पुलिस के लिए विशेष उपयोगी होगा। एसएससी जीडी के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, एसआई के लिए है, और आरओ एआरओ आदि अन्य प्रकार के एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए। वैसे तो मैं कहें ऑल गवर्नमेंटेड एग्जाम के लिए यही सवाल आते हैं। संविधान बहुत पैसिफिक एक एरिया है जहां से सवाल बहुत ज़्यादा रेयर पूछे जाते हैं। तो 2 से 3 सवाल संविधान के रहते भी हैं। जीएस में जी को जिसको आप लोग जीएस कहते हो और जीके भी कहते हो, तो ये दायरा कहना आसान है लेकिन होता बहुत बड़ा दायरा है। लेकिन 3 सवाल आपके यहीं से आते हैं। तो आज 3 सवालों के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान, भारत का मतलब होता है एक देश, एक क्षेत्र की बात होता है। देश जहां भी हो जाए वहां एक निश्चित क्षेत्र होगा, निश्चित जनसंख्या नहीं होती है लेकिन क्राइटेरियन जनसंख्या होती है। संविधान का मतलब होता है महान ग्रंथ। स के धान होता है बेटा, स का मतलब होता है साथ। विधान का मतलब होता है किया हुआ, साथ चलने वाला या साथ बनाया गया या समाज के द्वारा या एक विधि विधान जो साथ उपयोग किए जाएंगे, सभी लोगों को अनिवार्य है मानना, उसी को कहा जाता है संविधान। स का मतलब होता है साथ, विधान का मतलब होता है नियम कानून प्रतिबद्धता और धर्म निष्ठा, साथ बनाए गए हैं और साथ माने जाएंगे, इसी के लिए संविधान पढ़ा जाता है। संविधान एक मानव होने के नाते, भारतीय होने के नाते भी आपको गर्व होना चाहिए कि संविधान के बारे में जानकारी हो। जैसे आप एक हिंदू धर्म के यदि सदस्य हैं तो हिंदू धर्म में पूजा पाठ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वास्तविक है, यदि आप नास्तिक हैं या आस्तिक हैं वो आपका अलग मैटर है। यदि नास्तिक है तो भगवान में बिल्कुल बिलीव मत करिए, आस्तिक है तो भगवान के पूजा पाठ कर्म में विश्वास करेंगे। ये आप अशोक स्तंभ दिख रहा होगा आप लोगों को, और ये अपना संसद भवन दिख रहा होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस भी है, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया भी है आपके साथ, ये बुक है। इस बुक को कहा जाता है भारतीय धर्म, और सबसे श्रेष्ठ धर्म यही है। श्रेष्ठ धर्म कहा जाए तो सबसे श्रेष्ठ धर्म पहले देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को संचालन होने में सहयोग करें। तो अगेन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जितनी बातें आप लोगों को बताई जा रही हैं पहले भी बताई जा चुकी हैं, दोबारा फिर से बताया जा रहा है। रिवीजन जबरदस्त करिएगा। 250 सवाल लगाएंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो तो प्लीज कंटिन्यू बने रहिएगा। लंबा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जिंदगी में यदि अचीव ना हो तो बहुत लंबी हो जाती है। लंबा और लंबी में अंतर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 है तो यहाँ से अभ्यास शुरू करते हैं। हमको पहले पेपर सेट कर लेने दीजिए, क्योंकि आप लोगों को भी पता है ये सवाल मैंने कुछ हद तक एक बार करवा भी दिया था, लेकिन अब देखते हैं कि आप कैसे करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, ये पहले सवाल से हताश मत होइएगा। इसके साथ हम लोग बहुत कुछ निश्चितता प्रदान करेंगे। इन सवालों के द्वारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 1 है और इसका पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में पहले ही प्रोवाइड करा दिया है, तो होपफुली आप लगा लिए होंगे। मैं डायरेक्ट आंसर पे चलूँ, अब डायरेक्ट गलत सही करते चलिएगा। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ होता है दृढ़ राज्य होता है बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में 3 प्रकार की शासन व्यवस्था, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। नंबर 1 हो जाता है केंद्र में होता है मेरे बच्चों, केंद्र होता है, राज्य होता है और पंचायतीय राज्य होता है। ये त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था होती है। हमारे वहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है, फेडरल है बेटा। कभी कभी आपको पता होगा भारत एकात्मक शासन व्यवस्था भी हो जाता है। जैसे राष्ट्रपति शासन जब लग जाए तो समझ लीजिएगा कि हमारी एकात्मक शासन व्यवस्था है। राष्ट्रपति शासन नहीं लागू है तो देखिएगा हमारे वहाँ दोहरी राजनीतिक व्यवस्था, द्वैध शासन लागू है। कौन सा राज्य है? द्वैध शासन, दो लोगों के बीच में शासन प्रक्रिया करती है। तो एकात्मक का मतलब होता है दृढ़ राज्य होगा उसके पास, निश्चित है कि एकात्मक के पास राज्य होगा। भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो बहुत अच्छा सवाल है। भारत की शासन व्यवस्था किसके द्वारा बनाई गई थी, तो इसके बारे में बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जल्दी बताइए। तो आप लोगों को पहले भी मालूम होगा भारत शासन व्यवस्था चलाने के लिए कैबिनेट मिशन एक आया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कब आया था? 24 मार्च को आया था सर, और वो 1946 को आया था। यह बात आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम हो तो मुझे लगता है कि आपको जानकारी है। यदि सर्वप्रथम बात की जाए तो आप लोगों को 1934 की बात याद हो। एम एन राय नाम था उनका। क्या नाम था बेटा? एम एन राय था उनका नाम। एम एन
राय साहब थे, जो पहली बार उन्होंने क्या किया था, स्वराज पार्टी के साथ संविधान सभा का मांग किया था। और इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में भारतीय संविधान निर्माण का वयस्क मताधिकार पे, ध्यान रखिएगा, ये सब वर्ड याद रखिएगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर बात की थी। बात समझ में आ जाए तो पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, तो पहली बार 9 दिसंबर को हुई थी। कब? 1946 में मेरे बच्चों, 1946 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर्वमान्य अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए थे। 11 दिसंबर को कौन हुए थे, तो 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। सलाहकार कौन थे इनके सलाहकार कौन थे बेटा, इनके सलाहकार कौन थे, तो सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव साहब थे। कौन थे? बी.एन. राव साहब थे। ठीक है ना, कौन से? बी.एन. राव साहब थे। बी.एन. राव साहब। तो 11 दिसंबर को कौन बनते हैं मेरे बच्चे? 11 दिसंबर को बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका को पेश किया जाता है संविधान सभा में। और संविधान सभा जब आई थी, कैबिनेट मिशन जब आई थी, तो 3 सदस्य थे अंग्रेज। कौन कौन से थे आप बताएंगे एक बार? 3 सदस्य कौन कौन से थे? एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस करके नाम था, हाँ। एक सर स्टैफोर्ड क्रिप्स था, और एक ए.बी. अलेक्जेंडर था। नाम फिर से बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। एक क्रिप्स था बेटा, एक अलेक्जेंडर था, और लॉरेंस था। ये तीनों का नाम देखिए, लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, क्रिप्स, लॉरेंस, ये सब नाम पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके पहले भी क्रिप्स मिशन आया था, तो हाँ, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। बेबल प्लान भी आया था, तो बेबल प्लान वही आया था बेटा, 1946 के बाद बेबल प्लान था। चलो, अब यहाँ तक बातें समझ में आ गई हो। अच्छा, संविधान को बनने में कितना समय लगा था सर, तो संविधान को बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे मेरे बच्चे। कितने दिन लगे थे? 2 माह 11 वर्ष 18 दिन लगे थे। अच्छा, भारतीय संविधान में महिलाएं कितनी थी सर? पूरा रिवीजन करवाएंगे, भले 4-5 घंटा चला जाएगा ये वीडियो, तो इसका खेद मत करिएगा, लेकिन मैं पूरा संविधान जहां तक होगा पॉइंट टू पॉइंट हम नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। कितनी महिलाएं थी सर? तो 15 महिलाएं थी, ठीक है ना। अच्छा, अंतरिम सरकार का गृह मंत्री कौन था? अंतिम सरकार का गृह मंत्री कौन था, बताएंगे आप लोग? मंत्री, तो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अच्छा, शिक्षा मंत्री कौन था सर? शिक्षा मंत्री का नाम पूछा जाए पहला, तो शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद साहब थे। कौन से थे? अबुल कलाम आजाद से। अच्छा, भाषाई आधार पर राज्य का गठन सबसे पहले कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। कौन था बेटा? आंध्र प्रदेश था। अच्छा, भारत में जनहित याचिका PIL की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? तो PN भगवत ने किया था। किसने किया था? PN भगवत ने किया था। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन ने सर भारत का विभाजन कब किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत का विभाजन कब किया था? तो भाई डेटवा याद रखिएगा, 3 जून 1947 को किया था। यह डेट याद रख लीजिएगा, इससे ज़्यादा अब कुछ भी नहीं। अच्छा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा, जब भारत का 1947 का एक्ट जब पारित होता है, तो उससे पहले कौन होते थे? तो उससे पहले वायसराय होते थे, लेकिन जैसे बना तब वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही पहला गवर्नर जनरल था। भारतीय पहला और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपाल चारी थे। यहां तक। अब संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गई थी। कितनी सूचियां थी गुरुदेव? तो सूची कितनी थी? तो सूची 3 थी। कौन कौन सी? तो देखो, अनुसूची अलग है। अनुसूची कितनी थी? तो अनुसूची 8 थी। अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद कितने से? 395 थे। सूचियां कितनी थी सर? तो सूचियां 3 थी। कौन कौन सी? तो एक संघ सूची हो जाएगा, एक राज्य सूची हो जाएगा, और एक समपवर्ती सूची हो जाएगी।
ये कौन सी अनुसूची में आती हैं? तो ये 7वीं अनुसूची में आती हैं। समपवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब ये सब बातें यदि आपको बहुत अच्छे से मालूम हो तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से याद करके बैठे हैं। यदि मैं पूछूं संघ सूची में कितने विषय हैं सर, तो 97 विषय है, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। रिवीजन करवा रहा हूं, रिवीजन के हिसाब से रखिएगा। समपवर्ती सूची में कितना है? तो मूल प्रविष्ट में 47 है। समपवर्ती सूची में कितना है गुरुदेव? मूल प्रविष्ट में 47 है। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें कुछ और जोड़े गए हैं। कितने? 5 और जोड़े गए हैं। किसके द्वारा जोड़े गए हैं? 42वां अच्छा पूछेगा आप लोगों को, 42वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी सूची में 5 विषय जोड़े गए हैं? नहीं याद है तो लिख लीजिएगा। वह जोड़ा गया है बेटा समपवर्ती सूची में। अच्छा, समपवर्ती सूची में कौन से संविधान के संशोधन के तहत 5 विषय जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था। इसी को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहते हैं। अब मुझे लगता है कि आपको इतनी बातें बहुत कन्फर्म है। यदि मैं बोलने लगूँ तो यहाँ कम पड़ जाएगा, क्योंकि आगे भी हम लोगों को बढ़ना है। 3 सब्जेक्ट में इतना, एक ही क्वेश्चन में इतना सारा हम लोगों ने समय लगा दिया। देख रहे हैं ना आप लोग? तो आगे ऐसे ही करेंगे। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर मेरे बच्चे 1946 को किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अध्यक्ष कौन थे उस समय? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उसमें किया गया है लोकतांत्रिक न्याय की नहीं किया, लोकतंत्र को बनाने के लिए मौलिक अधिकार की चर्चा की गई। तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात की जाती है। देखिए कितना बढ़िया से हो गया क्लियर। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, तो आप लोगों को वही होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन सवाल नंबर 4 है। अब यहाँ से आप लोग लगाइए, और सारा कुछ तो मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को डिबेट कर दिया था। सर्व सत्ताधारी होना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होना। समाजवादी ये गणराज्य नहीं हो सकता, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य नहीं हो सकता, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य नहीं हो सकता है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समाजवादी का मतलब, धर्मनिरपेक्ष का मतलब लोकतंत्र का, लोकतंत्र का मतलब आपको पता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है हम किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। समाजवाद का मतलब होता है कि सरकार सामाजिक मतलब सार्वजनिक विकास पे विशेष ध्यान देगी। सर्व सत्ताधारी होंगे, सर्व सत्ताधारी का मतलब होता है मेरे बच्चे जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा, सर्व सत्ता करेगा, वही धारी पर पकड़ेगा। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये एकात्मक शासन तो नहीं हो सकता, अभी अभी बताया आप लोगों को। परिसंघ की कल्पना है? नहीं सर, परिसंघ की कल्पना कभी हो ही नहीं सकती है। परिसंघ नहीं हो सकता है बेटा, ये राज्यों का संघ है। क्या है मेरे बच्चे? राज्यों का संघ है। किसका संघ है? राज्यों का संघ है। बहुत अच्छा सवाल था, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने लगाया भी है। तो ऐसे बातों को ध्यान रखिए, लगाते समय थोड़ा सा बहका मत करिए और डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपको भी मालूम है ये सवाल थोड़े से बड़े बड़े दिख भले रहे हैं, लेकिन इसके साथ बहुत कुछ आपको हम चर्चा में ला रहे हैं। शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका किस 2 महत्वपूर्ण विशेषता है? तो जल्दी से करिए, स्वतंत्र न्यायपालिका की महत्वपूर्ण विशेषता बताइए, क्या हो जाएगा? बड़ा अच्छा सा सवाल है, आप लोग लगा लेंगे तो मुझे भी बहुत मस्त मजा आ जाएगा। जल्दी करिए, आप लोग भी करिए, लगा लीजिए, जल्दी करिए। बहुत अच्छे, बताइए क्या हो सकता है? यदि मैं बोल दूंगा आप लोगों को क्या हो सकता है, तो सरकार का संघीय व्यवस्था है, हो सकता है सर, सरकार का संघीय व्यवस्था भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? जल्दी बताएंगे तो आगे बढ़ें। जल्दी करो मेरे बच्चों, जल्दी करो। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। भारत का संघीय भी हो सकता है, भारत का लोकतंत्र भी हो सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड, शाबाश। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? अवशिष्ट शक्तियां होती हैं सरकार के पास। ठीक है, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। बहुत अच्छा, आगे बढ़े। भारत में न्यायपालिका कौन सी हो सकती है? सरकार की संघीय व्यवस्था हो सकती है। कौन सी हो सकती है बेटा? भारत की संघीय व्यवस्था हो सकती है। इसके साथ हम आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरा हम आपको यही न्यायपालिका के बारे में
एलोबरेट कर देंगे, जिससे आपको न्यायपालिका के बारे में, हमारे वहाँ तीन स्तरीय न्यायालय व्यवस्था, त्रिस्तरीय। देखिए हमारे वहाँ लोकतंत्र भी कितने प्रकार का है, 3 स्तर का, तो न्यायपालिका भी 3 स्तर का। कौन सा? एक केंद्र में हो जाएगा मेरे बच्चे, एक राज्य में हो जाएगा, और एक कहाँ हो जाएगा? जिला में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। इसी को सोपानिक व्यवस्था कहते हैं, मतलब ऊपर वाला ही भगवान है, नीचे 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 नीचे, ये वाला सर्वश्रेष्ठ है, ये नीचे वाला कुछ मान्य है बट इसकी अपेक्षा बहुत कम माना जाता है। अच्छा बताएंगे भाग कितने में उल्लेख किया गया है? तो भाग 5 में उल्लेख किया गया है। कितने से कितने अनुच्छेद के अंदर किया गया है? तो 124 से लेके 147 तक, हाँ सॉरी 147 तक, हाँ 147, हाँ 147, 124 से लेके 147 तक उल्लेख किया गया है। 124 में डायरेक्ट कहा गया है मेरे बच्चे कि एक उच्चतम न्यायालय होगा, एक उच्चतम न्यायालय होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन नियुक्ति करेगा मेरे बच्चे? एक राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। किसको नियुक्त करेगा? एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इतनी बात आप लोगों को पता हो जाए। अच्छा ये जो सुप्रीम कोर्ट है सर, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट का नाम सुने होंगे आप लोग, हाई कोर्ट जिसको कहते हो। अच्छा इसे हाई कोर्ट मौलिक अधिकार का संरक्षण प्राप्त है सर, कैसे करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत करता है। किसके तहत करता है? अनुच्छेद 32 के तहत करता है। अच्छा मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है गुरुदेव? या तो कार्यकाल उच्चतम न्यायालय का 65 वर्ष पर वह त्याग पत्र दे सकता है। कितने वर्ष पर दे सकता है? 65 वर्ष पर उसको त्याग पत्र दिया जा सकता है। 65 वर्ष पे त्याग पत्र दे सकता है। कार्यकाल का कोई विशेष निश्चितता नहीं है। आगे बढ़ें, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। और इससे ज्यादा तो बताने लायक यहाँ पे है नहीं। महाअभियोग कितने पे लगाया जाता है? त्याग पत्र दे सकता है। तो आर्टिकल 124 के 124 क्लॉक 4 में उसके ऊपर महाअभियोग लगाया जा सकता है। तो ये सब आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि इतने बड़े एग्जाम में इतने छोटे एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन बनाने की कोशिश नहीं करेगा। तो आगे बढ़े, हाँ यहाँ बढ़े, अब आ जाते हैं उच्च न्यायालय पे। आ जाते हैं उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय हो गया, अब उच्च न्यायालय। अच्छा भारत के संविधान में उच्च न्यायालय कौन से भाग में उल्लेख है? भाग में उल्लेख है तो भाग 6 में उल्लेख है मेरे बच्चा, भाग 6 में। अच्छा कौन से आर्टिकल से है? तो 214 से लेकर 231 तक। देखिए मैं रिवीजन कराने के मूड में हूँ, सवाल आपका तो लगा हुआ है। अच्छा भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम कहाँ बनाया गया था? तो आपको 1862 की बात याद हो तो कलकत्ता की बात है कि नहीं है? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में न्यायालयों की स्थापना की गई थी। याद हो रहा तो बताइएगा कहाँ किया था? 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में की गई थी। चौथा एक किया गया, देखो 3 को तो किया गया, चौथा को 1866 में इलाहाबाद वाला किया गया था। तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में पूछा जा सकता है, इलाहाबाद में किया गया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 214 से 231 तक भाग कितने में है? 6 में है। और सबसे पहले उच्चतम न्यायालय कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में था। और क्या बता दिया मैंने? हाँ 1866 में इलाहाबाद में क्या किया गया था मेरे बच्चे? बनाया गया था। क्या बनाया गया था सर? हाँ चौथा सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। अच्छा कार्यकाल कितना होता है इनका? 62 वर्ष होता। उसका कितना कार्यकाल था? उसका कार्यकाल कितना था मेरे बच्चे? उनका कार्यकाल कितना था? 65 वर्ष था। इनका कितना है? 62 वर्ष। ये सब पूरी बातें याद रखिएगा, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए सर ये नोट्स में हो गया होगा, नहीं है तो लिख लीजिएगा, इससे ज़्यादा यहाँ कुछ सवाल वाल बनेगा नहीं, बस बेवहियात वाले काम मत करिएगा, नहीं तो फिर पढ़ते रहिए और निकालते रहिए एग्जाम। इसीलिए तो जीएस में नंबर नहीं आते। जिला न्यायालय के बारे में भी यही बता दीजिए। देखिए एक समय भी आएगा, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, सारा कुछ मैं बताया रहूंगा तो आपको बहुत अच्छा आएगा। जिला न्यायालय की भी बात कर दीजिए सर। ये भी जिला न्यायालय या अधनिस्थ न्यायालय इसी का नाम होता है बेटा, अधनिस्थ न्यायालय। तो ये संविधान के कौन कौन से भाग में उल्लेख है ध्यान रखिए। संविधान के भाग 6 में ही है बेटा, लेकिन भाग 6 में अध्याय में जाएगा। ये अध्याय कितने में है गुरुदेव? तो अध्याय 6 के अंतर्गत है। देखिए भाग कौन सा है संविधान के? भाग 6 में, अध्याय 6 में है। आर्टिकल कौन सा है गुरुदेव? ये भी बता दीजिए तो बहुत बात। 233 है मेरे बच्चे, 233 से 237 तक, सॉरी 237 तक है।
इतनी बातें आपको याद हों। अच्छा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करेगा तो बताएंगे आप लोग कौन करेगा। तो नहीं, एचसी का मुख्य न्यायाधीश करता है। एचसी का क्या करेगा? मुख्य न्यायाधीश करता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताइए। अच्छा, भारत में पहला जिला प्रशासन कौन शुरू किया था? भारत में पहला जिला प्रशासन कलेक्टरी का शुरुआत वारेन हेस्टिंग ने किया था। याद आ गया, बता दिया। वारेन हेस्टिंग ने, बेटा किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। कब किया था गुरुदेव? तो 1772 में ही किया था। उसी ने किया था 1772 में। क्या किया था? वारेन हेस्टिंग ने शुरुआत। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा एलोब्रेशन होगा तो दिक्कत भी होगी और धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? देखिए, अब ये संविधान के स्रोत से सवाल आ गया। किससे आ गया है मेरे बच्चे? संविधान के स्रोत से आ गया। तो बताइए क्या 7वां नंबर सवाल है, क्या हो जाएगा? कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। तो स्रोत के बारे में करेंगे तो बड़ा विस्तृत चर्चा हो जाएगा। मेरा एक वीडियो है हालिया में संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न, तो उसमें आप देखेंगे तो ये पूरा सारा एलोबरेट किए हुए हैं। भारत निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया है? तो ध्यान रखिएगा, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया था। ये हो जाएगा, यह राज्य में किया गया था बेटा, राज्य में किया गया था। और तो आप लोगों को पता है ये भी किया गया था, लेकिन ये भी राज्य में ही था। तो बस इतनी सी बातें थी। और भारत में 350 से ज़्यादा उपखंडों को लिया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा संविधान कहाँ से लिया गया हो? तो 1935 से लिया गया है मेरे बच्चे। सबसे ज़्यादा 1935 से ही लिया गया है। चलिए, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि क्या है? देख लीजिए, पूछ लिया आपसे। ये मत सोचिएगा ये यूपीपीसीएस प्रभार दो, अरे इसको हटाइए, इससे ज़्यादा छोटा क्वेश्चन नहीं बनता है। चलिए लगाइएगा, 9वां नंबर है। देखो, ये बात आप लोगों को यहाँ पे मिल गई और पूरा बैठक की जानकारी आपको पहले से ही हो चुकी है। जल्दी करिएगा, ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप तैयार करने वाले किसने किया था? तो संवैधानिक सलाहकार तो ये थे, संवैधानिक सलाहकार थे ये तो थे नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे मेरे बच्चे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, प्लस इनके साथ 7 लोग और थे। बस इससे ज़्यादा बताएंगे कब प्रस्तुत किए, कितनी बार प्रस्तुत किया, नवंबर में, नवंबर 48, तो वो सब तो बातें लंबा चौड़ा हो जाएंगी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समितियां का अध्यक्ष कौन थे? बस एकमात्र यही सवाल पूछेगा, लेकिन लोग समितियों को इतना रट रट के बैठेंगे, ये समिति का अध्यक्ष तो वो समिति का अध्यक्ष तो ये समिति का अध्यक्ष, पूरा बताने लगे तो मुझे लगता है कि वही समाप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए ध्यान से रखिए और ध्यान से पढ़िए। समितियों का अध्यक्ष कौन था? तो संघ समिति का पूछा है कि क्या प्रांतीय पूछा है, तो ध्यान से दीजिएगा। प्रांतीय के कौन थे बेटा? प्रांतीय के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए, ये किसके थे? प्रांतीय मतलब राज्य के थे ये, और यही आपके मौलिक अधिकार के भी थे। यही पहले गृह मंत्री भी थे। आप लोगों को मैंने बताया पहले गृह मंत्री भी यही रहे हैं। बात समझ में आ रही है? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी यही रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ के रहे हैं बेटा। किसके रहे हैं? संघ के रहे हैं। डॉक्टर, देखिए ये किसके रहे हैं? तो यह प्रारूप समिति के रहे हैं। ऊपर लगाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष रहे हैं। बस ऐसे याद करोगे तो मुझे नहीं लगता कभी जीवन में अब संविधान पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों को हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है। तो अल्पसंख्यकों के समिति के लिए तो बताएंगे, तो शायद लग रहा है मुझे, गलत मत करिएगा, अल्पसंख्यक उप समिति के एचसी मुखर्जी साहब थे। उससे मत कंपेयर कर लीजिएगा, एचसी मुखर्जी साहब थे तो उप अल्पसंख्यक के थे वो। तो थोड़ा सा ध्यान रख के लगाएंगे तो मुझे लगता है कि आप लगा ले जाएंगे, नहीं तो नहीं लगाना पाएंगे तो फिर आपको लिए दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। 12 नंबर सवाल का जवाब दे देंगे। ऑप्शन नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक की बात, अनुच्छेद अल्पसंख्यक की बात किसमें करती है मौलिक अधिकार का? तो 29 में करती है मेरे बच्चे, और 30 में करती है। बहुत अच्छे से आपको गुड्डे गुड्डे याद है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व,
का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। देखिए बड़ा अच्छा सा सवाल है। यदि आप गलत ना करें तो मुझे लगता है कि प्रस्तावना को आप याद कर लें और सवाल अपने आप धड़ाधड़ लग जाया करेगा। ऐसे सवालों को ना छोड़ा जाता है ना मरोड़ा जाता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को लगाना चाहिए और पूरा आनंद लेना चाहिए। जल्दी करिए, देखते हैं आप क्या लगाते हैं। मुझे भी भरोसा है कि आप लगाने के लिए पूरा मेहनत कर देंगे, तो मेहनत करके रखिएगा। आप क्या लगाएंगे बताइए? अरे जल्दी करेंगे तो जल्दी बात बनेगी, नहीं करेंगे तो नहीं बनेगी। लगा लिए थे। देखिए 3 प्रकार की न्याय है, 3 प्रकार की न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है, 1 प्रकार की क्या है तुमको भातृत्व है। तो हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना को कैसे पढ़ते हैं? हम भारत के लोग भारत को लोक प्रभुत्व गणराज्य बनाए, लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए धार्मिक, आर्थिक, न्यायिक प्रकार के क्या देते हैं? थोड़ा बहुत मेरे को भी भूल, हाँ, न्यायिक प्रकार के क्या देते हैं मेरे बच्चे? स्वीकार करते हैं, ऐसे ही कुछ है, याद मेरे को भी नहीं आ रहा है क्योंकि पढ़ाने के जोश में तो पूरी चीज़ें याद भी करना मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ तक, हाँ, नहीं, क्या कहते हैं मेरे को, अच्छा रुको, पूरा बता ही देते हैं, 1 मिनट रुको। हाँ देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति को गरिमा की राष्ट्र एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुत्व को बढ़ाने के लिए देते हैं। हाँ यही सही है, गुड गुड। देखिए यही चीजें थी, जो ये याद हो तो बात बन जाती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर को। किसने किया था? 1946 को। किसने किया था मेरे बच्चे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अच्छा, कितने प्रकार की न्याय है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी न्याय है? आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। इतनी सी न्याय आपको मालूम हो जाए कि नहीं मालूम हो गए? अच्छा सर, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? विचार है, अभिव्यक्ति है, धर्म है, विश्वास है, उपासना है। ये हो जाएगी, स्वतंत्रता हो गया। समानता कितनी प्रकार की है सर? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। देखो बात बन गई कि नहीं बन गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में बताइए। देखिए हमारे वहाँ संसदात्मक, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण है। नहीं भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे नियंत्रण बनाने लगे तब तो बातें खत्म हो जाएगी। लेकिन नियंत्रण हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जल्दी करिए। विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण है, कार्यपालिका विधायिका पर नियंत्रण है। पूरा ब्लंडर गलत है, यही है। हमारे वहाँ कौन सी शासन व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है, क्योंकि जनता के द्वारा संसद चुने जाते हैं। संसद किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। कार्यकाल इनका कितने वर्ष का होता है? निर्धारण तो है, 5 वर्ष का होता है। यदि अन्याय और जघन्य अपराध में फंसेंगे तो उससे पहले भी इनको हटाया जा सकता है। इतनी सारी बातों, संसदात्मक शासन व्यवस्था रखने के पीछे तर्क है हमारे वहाँ त्रिस्तरीय है, इसलिए है। संसदात्मक का मतलब होता है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, लोगों की, जनता की शासन है, यहाँ ज्यादा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का तो नहीं है, संसदात्मक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक है। बहुत अच्छा। विशेषता की बात करें तो भारतीय संविधान अपने लेवल को बहुत ज़्यादा मेंटेन करती है मेरे बच्चे। बहुत बड़ा संविधान है हमारे वहाँ का। क्या संविधान है? बहुत बड़ा संविधान है। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रहे हैं, संवैधानिक ऐतिहासिक रहे हैं। इस सब बातों को ध्यान रखा जाए तो बड़ा लंबा चौड़ा विस्तृत संविधान विशेषता है। क्या है? विस्तृत संविधान विशेषता है। आगे बढ़े अब, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकास संबंधित कार्यों के पर्यवेक्षण नियंत्रण रखने के लिए दायित्व रखा जाता है? तो बताइएगा। ये भी सवाल तो अच्छा ही है, मुझे लगता है यदि आप बता पाए तो ठीक है, नहीं बता पा रहे तो छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है? ऐसे सवाल आप के एग्जाम में तो रियर एंड रियर है कि आ जाए, नहीं तो आने का संभावना बड़ा कम सा रहता है। चलिए बताइए क्या लगा रहे हैं आप लोग? जल्दी करो मेरे बच्चों, जल्दी करो जल्दी करो। गुड शाबाश, गुड शाबाश। तो इसको देने के लिए तो आप लोगों को भी मालूम ही चल गया होगा क्या दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी दे सकते हैं, जिला न्यायाधीश होता है।
अध्याचात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था के बारे में बात करें तो अध्याचात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था को इसको देखें क्या हो सकता है। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बात सही कह रहा है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, सही कह रहा है। राष्ट्रपति व्यवस्था को भंग नहीं कर सकता, सही कर रहा है। उपरोक्त वर्णित सब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है मेरे बच्चे। खैर, इससे राष्ट्रपति शासन के बारे में जो अमेरिका की राष्ट्रपति है इसके बारे में एक एक लाइन क्वेश्चन देखो। वो पूछेगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी सभा को बना सकता है या होता है, तो बोलोगे सही है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ऐसे कौन से देश की व्यवस्था है? तो बस एक सवाल आनी थी तो आपको ये भी मालूम हो गई, वो यूएसए की है मेरे बच्चे। कहाँ की है? यूएसए। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, जबकि भारत में हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिए ये कहाँ पे पड़ता है? अमेरिका। भी तीन के तीन लाइन अपने आप में सवाल है, सवाल और जवाब है। आहा, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? गजब है सवाल है भाई, पूरा सॉल्व है, आप लोगों को रटा दिया है, पूरा सॉल्वर रटा दिया है। तो देखिएगा, अब सवाल आपसे पूछा है यहाँ से, और ये है पूरे के पूरे संवैधानिक व्यवस्था की विशेषता है। क्या है ये? संवैधानिक विशेषता। लिखित संविधान एकात्मक तत्व पाए जाते हैं, तो लिखित संविधान में एकात्मक नहीं है, कठोर संविधान में नहीं है। भारत की कठोर संविधान और लचीला संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता है, राज्यपाल की नियुक्ति है, शक्तियों का विकेंद्रीयकरण है। अच्छा, शक्तियों का विकेंद्रीयकरण कैसे? त्रिस्तरीय शासन भी होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है 161 के तहत। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति है। संविधान संकट संवैधानिक संकट एक सर्वोच्च न्यायालय हो तो सकता है, लेकिन बात देख लीजिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। मुझे लगता है यही टिक लगा दिया था क्या? हाँ, यही सही है बेटा। ये संविधान की पूरी विशेषता है। यदि ये पूछ ले सवाल तो आप बिना निसंकोच इसको संवैधानिक विशेषता पे, सर 200 सवाल है, बड़ा टाइम लग जाएगा। लगने दीजिए भाई, हम क्या करें, पूरा रिवीजन करवा रहे हैं। बोल रहे हैं इससे ज़्यादा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए। भारत की संविधान 2 वर्गों में विभाजित की जा सकती है। कैसे विभाजित की जाती है? यदि लिखित संविधान की बात ध्यान दें तो यह अमेरिका से लिया गया। लिखित संविधान किसके द्वारा लिया गया? अमेरिका के द्वारा। अलिखित संविधान किसका है? तो बेटा अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। और दोनों का हस्तक्षेप हमारे देश में है, मतलब हस्तक्षेप कहने का मतलब प्रभाव है उनका, ठीक है ना। विश्व का सबसे लंबा संविधान अपना ही है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान अपना ही है। सबसे लिख कम रहे, बोल जल्दी रहे, क्योंकि कम समय में बोल ज़्यादा दूंगा, लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान कौन सा है? हमारे भारत का संविधान है। इससे ज्यादा तो बड़ा कोई देश का। अच्छा, हमारे देश में इतना बड़ा संविधान बनाया क्या क्या है? भौगोलिक विविधता को ध्यान में रखा गया है, जातीय विविधता का, धर्म विविधता का, औद्योगिक विविधता का ध्यान रख के ही इतना लंबा चौड़ा बनाया गया। अच्छा, मूल संविधान में सर, मूल संविधान में प्रस्तावना में 395 अनुसूचियां थी। 8 कितने थे? नहीं 395 अनुच्छेद थे मेरे बच्चे, गलत बोल दिया। अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद से। सूचियां कितनी थी गुरुदेव? सूचियां 8 थी। वर्तमान में सूचियां कितनी है? तो 12 है। अच्छा, वर्तमान में आर्टिकल कितना है? तो 470 आर्टिकल है बेटा। कितना आर्टिकल है? 470 आर्टिकल है। अच्छा गुरुदेव, भाग विभक्ति की बात करें तो अभी 22 भाग है बेटा, और 25 माना जाता है विभक्ति सहित, ठीक है ना। भागों में विभक्तियां कितनी है? तो 25 है। इतनी बातें अब समझ में आ जाए तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अच्छा, भारतीय संविधान में कौन सा भाग हटा दिया गया है? भाग हटा दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसको हटा दिया गया है, इस भाग को हटाया गया है। और करीबन 20 अनुच्छेद को क्या कर दिया गया है मेरे बच्चे? समाप्त कर दिया गया। और नियर अबाउट 95 आर्टिकल जोड़े भी गए हैं। ये सब पूरा विस्तृत चर्चा करूँ तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम चाहिए मुझे। और कितने जोड़े गए हैं सर? कितने जोड़े गए हैं? कितने जोड़े गए हैं यदि बात किया जाए तो कितने जोड़े गए हैं? कितने जोड़े गए? 1 मिनट बेटा, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, लगा लेने दीजिए। हाँ, कितने जोड़े गए हैं? अनुसूची कितने जोड़े गए हैं बेटा? अनुसूचियां कितनी जोड़ी गई हैं? तो 9 जोड़ा गया है, 10 जोड़ा गया, 11 जोड़ा गया है, 12 जोड़ा गया। कितनी अनुसूचियां? तो 1 2 3 4 जोड़ा गया। यदि आप ऐसे याद नहीं कर रहे हैं, गलती से एग्जाम में पूछ दिया तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, 5 है कि 4 है, तो 4 जोड़ा गया था,
इतनी बातें आपको मालूम हो तो फिर हम बढ़ते हैं अब आगे दूसरे सवाल के साथ। यही होता है रिवीजन का अंतिम पड़ाव और अंतिम निर्णय। भारत में संघीय व्यवस्था संबंधित नियम कथनों को सही करिए। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रस्तावना है। एकात्मक झुकाव उसमें सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ राज्य विधायकीय वित्तीय न्यायिक शक्ति तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है। सवाल अच्छा है, मुझे लगता है कि आप लगा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा पाए हैं तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तो लगा लीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मेरे बच्चे, बी दिख जाएगा। ये सब तो हमारे एकदम बच्चे। मांटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवालों में अच्छा सवाल है, संविधान से भी सवाल है, लेकिन यह सवाल किससे है मेरे बच्चे? संविधान से भी है और दूसरी बात है इतिहास से भी है। तो भारतीय अनुसूचित से बात की गई है, तो बताइए कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? बहुत अच्छा। मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए और जल्दी से लगाइए। मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार इसी को कहा जाता है। अच्छा बताइए, मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 को कहा जाता है या 1909 को कहा जाता है? हाँ बताइएगा, क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार है, तो बताइए किसको कहते हैं आप लोग? जल्दी करेंगे तो लॉर्ड मिंटो के मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। देखिए इसी को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। ध्यान रखिए, कंफ्यूजन मत होइएगा, लिख लीजिए मार्ले मिंटो सुधार किसको कहा जाता है गुरुदेव? 1909 को कहा जाता है। सांप्रदायिक अधिनियम किसे कहा जाता है? 1909 को कहा जाता है। अच्छा सर, कहा क्यों जाता है? लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में राज्य सचिव था बेटा। जो लॉर्ड था वह भारत का सचिव था, मिंटो भारत का वासराय था। देखिए ये जो मिंटो है बेटा, मिंटो यह भारत का वासराय था और ये मार्ले जो था यह सचिव था, सचिव पद था। अच्छा सचिव पद बनाया कब गया था? तो 1858 में बनाया गया था, ठीक है ना? 1858 में बनाया गया था। मेरी बात समझ में आ गई हो तो अब आगे बढ़ते हैं। पूछने लगे, अभी बताने लगे तो आपका हालत खराब हो जाएगा। इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हाँ पूरक प्रश्न पूछे जा सकते थे। भारत में पहली बार किसी भारतीय को गवर्नर की कार्य परिषद के साथ क्या किया गया था? सदस्य बनाया गया था। तो वह सदस्य का क्या नाम था? उन्हीं सदस्य का नाम सत्येंद्र प्रश्न सिन्हा साहब थे। वही सत्येंद्र नाथ सिन्हा साहब थे, पहले अध्यक्ष वही बने थे कार्यकारिणी में। तो इसको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इतनी सारी बात मैंने रिवीजन करवा दी, अब मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ बताना। अब ये बात जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन इसका सी सही है। इस ऑप्शन में क्या सही था? इसी को कहा जाता है मार्ले मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मांटेगू यहाँ पे क्या था गुरुदेव? तो मांटेगू यहाँ पे सचिव था मेरे बच्चे। क्या था? सचिव था। चेम्सफोर्ड कौन था? तो उस समय चेम्सफोर्ड था, सॉरी चेम्सफोर्ड क्या था? ये तो वासराय था। यह बात याद रखिएगा। 1919 का अधिनियम क्यों लागू किया गया था, इसके पहले मैंने वीडियो में बहुत बार चर्चा किया हूं कि उस समय ही एक 1916 का लखनऊ का समझौता होता है। इस समझौते का अध्यक्ष मजूमदार साहब होते हैं और यह होता कहाँ है? लखनऊ में होता है। यहाँ पे गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग, कांग्रेस सब के सब इकट्ठा हो जाते हैं और उसी समय 1914 का ये प्रथम विश्व युद्ध चलता है। होम रूल की बात की जाती है, महात्मा गांधी जी का आगमन हो जाता है। ये सब पूरी बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए अब इतना बड़ा जीएस है, यदि इस कनेक्टिविटी से पढ़ रहे हो ना, किसी की औकात नहीं है तुमको हिला दे तो फिर बताना अमित सर के पास जाना है, हमको ऐसे बोले थे पढ़ने के लिए। ये बात हुई। फिर इसी को कहा जाता है। अच्छा ये लागू कब हुआ था? देखिए यह अधिनियम बनने के लिए पहला प्रस्ताव 1917 में संसद में कहाँ प्रस्तुत किया गया था? तो यह इंग्लैंड में किया गया था, वहां से पास होके आया था ये। और भारत में कब लागू हुआ था? तो नाम याद रखिएगा, भारत में लागू हुआ था 1921 में। इसी के परीक्षण के लिए 10 वर्ष में मेरे बच्चे, 10 वर्ष में एक कमीशन का गठन करना था। लेकिन ब्रिटेन में एक चुनाव आ गया, संसदीय चुनाव आ गया, तो इन्होंने क्या किया, इसको 1927 में भेज दिया। इसी को कहा जाता है साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1928 में आया था।
आया 2 बार था। यह भारत में अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? इसने रिपोर्ट 1930 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। यह साइमन कमीशन में लाठीचार्ज में किसकी मृत्यु हुई थी? तो उनका नाम होता है लाला राजपत राय की मृत्यु हो गई थी। हाँ, लाला राजपत राय थे, सरदार वल्लभ भाई, हाँ लाला राजपत राय ही थे। कौन थे मेरे बच्चे? लाला राजपत राय थे। और हाँ वो हो गया। अच्छा, 1900 इस अधिनियम के साथ 1926 में एक बेटा संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, ली आयोग के तहत। अब इतनी सारी बातें बता दी, बहुत सारा। अब 1935 का खींचने लगे तो खींचते ही रह जाएंगे, आपको भी मालूम। आइए, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था? वैसे तो मैंने 1934 में आपको नाम बताया था, अभी होता है, देख लीजिए, थोड़ा सा तरीका को समझिए और मुझे लगता है तुरंत धड़ाम से लगा दीजिए। यदि ये सब पूरी बातें आपको याद रहती हैं ना तो बड़ा मजा आता है लगाने में, हमको भी मजा आता है और आपको भी। अच्छा सर, आपको इतना ज़्यादा याद कैसे रहता है? तो ये भाई जब याद करना नहीं पड़ता, कंसेप्ट होता है, उन सब बातों को ध्यान रखता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में भारत में कब आई थी? तो आप लोगों को पता है 1600 ईस्वी में आ गई थी। तो ये सब बात याद रखिएगा भारत में। तो फिर आगे बढ़े तो सर इसका जवाब क्या होगा? अब जवाब दें इसका, हम क्या आप देंगे बताइए? इसका जवाब आपके पास होना चाहिए, यदि है तो अच्छी बात है। एम राय साहब थे। इसी को 1938 में ऊपरा बताए अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर मांग रखी थी। बताया ना अभी, देखो कितना बढ़िया से कनेक्ट हो गया, बहुत अच्छे से। कई सवाल के साथ मैंने आपको कितना झुमा दिया है। आहा, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? देखिए ये सवाल अभी बताया, देखो फंस गया कि नहीं फंस गया? यही होता है मेरे बच्चे पढ़ने का तरीका। संविधान से एक सवाल गलत नहीं होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस इसी को 5, 6, 10, 15 बार देख लो, जितनी बार देखना देखते रहिएगा। क्लास लंबा होगा, 3 से 4 घंटा भी जा सकता है, 5 घंटा भी हो सकता है, लेकिन पढ़ाएंगे हम पूरा ऐसे ही एलोबरेट करके, जिससे आपको अब दिक्कत की सामना ना करना। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष, देखिए गलत मत करिएगा, पहले अध्यक्ष की बात पूछिए, यदि गलत कर दिए तो फिर आपको कोई माफ नहीं करेगा। अब आप लगा लीजिए, पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र। अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, ये बने कब थे? तो ये 9 दिसंबर को बने थे। देखिए जब पीडीएफ इतना बढ़िया प्रोवाइड कराया गया ना, आप लोगों को क्या बताएं, ये कब बने थे? ये बने थे बेटा 11 दिसंबर को। अच्छा, उद्देश्य का प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया था? 13-19। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल। ज्यादा औकात नहीं है जीएस वर्ष का, 25 में 25 सही करने का क्षमता होना चाहिए। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उपसभापति, अभी बताया हूँ फरा, देख लीजिए तो बतिया हुआ है याद। अब देखो इनकी औकात नहीं है, अब ये घुमा घुमा के सवाल पूछना शुरू कर दिए और इतनी सारी बातें की, अब वहीं से सवाल लगाना सॉल्व हो गया। ये बेटा ये थे, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ऊपर बताया था। इसमें वो हो सकते थे, क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन राज्य स्तर के थे, उप के नहीं थे, इसीलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? बड़ा अच्छा सा सवाल है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर, ड्राफ्टिंग का मतलब होता है बेटा प्रारूप, ड्राफ्टिंग करना, कंफर्म करने का मतलब होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी क्या नाम है इनका, भीमराव अंबेडकर साहब थे। कौन थे मेरे बच्चे? भीमराव अंबेडकर साहब थे। तो ये सब बातें याद रखोगे तो मुझे नहीं लगता कि अब, अच्छा ये बताइए, आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है? अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही होगी। तो कौन थे मेरे बच्चे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हाँ सही था सर। अब ये इन्होंने इस समिति का गठन कब किया था? लो लिख लो, ये भी गठन कब किया था? 29 अगस्त, हाँ 29 अगस्त को मेरे बच्चे गठन किया था 1947 में। 29 अगस्त 1947 में गठन किया था। कितने सदस्य थे? तो वो 7 सदस्य से, 7 सदस्य के नाम उम रखने की जरूरत नहीं है। यह पहली बार प्रकाशित कब किया गया था? वो लिखना हो तो लिख लीजिए। पहली बार प्रकाशित किया गया था बेटा फैब में, फरवरी 1948 में पहली बार यह प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? पहली बार 1948 में प्रकाशित किया गया था। संशोधन करने के लिए कितने महीने दिए गए थे? तो 8 माह लगा था। कितने माह लगा था? 8 माह का समय लग गया था। ठीक है ना? और कितनी बार बैठक हो गई थी? तो 141 बार बैठक, 6 माह हुई थी, लगभग 141 बार इसके बैठक हो गए थे। अब पुनः विचार उचार के लिए तो मुझे लगता है नहीं बताने की जरूरत है आपको। फिर मुझे या
वास्तव में कितने प्रस्ताव, तो 2473 था, छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। भारत का संविधान सभा, भारत का संविधान, अब लिख दिया संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया था, 26 जनवरी 1925 को लागू हुआ था। अब ये देखिए कितना बढ़िया सवाल है, ये सब पूरा बता दिया कि संविधान सभा कब बनाया गया था, कब लागू किया गया, कब बनाए गए थे, कैसे किए गए थे, सब छोटी छोटी बातें हो गई। अभी कितना हो जाएगा, तो ये कब हो जाएगा, 24 नवंबर। देखिए भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ये सब बातें तो बता दिए गए हैं, अभी बस छोटी छोटी बातें इसके साथ बहुत। अच्छा, भारत में सेकंड औद्योगिक क्रांति कब शुरू किया गया था, यदि बता दो तो मैं मान जाऊंगा आपको। टाइप कर दीजिएगा, यदि अभी तक नहीं बता पाए हैं तो मैं बता देता हूं, 1956 में स्टार्ट हुआ था बेटा भारत में, 1956। अब आपको मालूम होगा पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई थी, रूस से ली गई थी। पंचवर्षीय योजना के लिए संस्था कौन थी, तो योजना आयोग था, इसी के तहत यह काम करना था। अब पहली ही पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्रांति लाई गई थी। तो इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है, तो भैया देख लीजिए कौन ने दिया। रूस की समाजवादी क्रांति दिया है, ब्रिटेन में संसदीय क्रांति दिया, अमेरिका में अधिकार विधेयक दिया है। तो गुरुदेव 27 का तो ये सही हो जाएगा, तो औद्योगिक क्रांति हो जाएगी। औद्योगिक क्रांति 1885 या 65 में आई थी बेटा, ध्यान रखिएगा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि पुराना बात है, थोड़ा सा नहीं रिकॉल हो पा रहा है। आइए आगे चले। अच्छा, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, विशेषता के बारे में ध्यान रखेंगे। भारत का संविधान की विशेषता, यह विश्व की सबसे लंबी, कठोर और लचीला लिखित संविधान है। ये सब बातें याद होनी चाहिए। मौलिक अधिकार है इसके, और इसके अनुच्छेद कितने हैं, इसके आर्टिकल कितने हैं, ये सब तो बातें आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से शुभ चिंतक में दे दिया। तो इसमें नहीं है वो वाली बातों को ध्यान रखिएगा। एकीकृत न्यायालय है, मौलिक अधिकार है इसके पास, डीपीएसपी है, बहुत कुछ बातें तो बताई दी हैं। अब इसमें क्या बताना है, तो इसके हिसाब से देख लीजिए, लग जाए तो बात अच्छी है, नहीं तो इसके हिसाब से आप क्या, मैं रिवीजन करवाना था विशेषता क्या क्या चीजें होती हैं। विशेषता कौन है, लचीला और कठोर है, लिखित और अलिखित संविधान है, मौलिक अधिकार है, डीपीएसपी है, लोकतंत्र है, त्रिस्तरीय है, समाजवाद है, 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की समानता है, बंधुत्व की भावना है, रूस से। तो ये सब बातें वही संविधान की विशेषता। यदि बीए हुए में लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो आप बस इतनी बातें ध्यान रखिएगा। इसमें राज्य के राज्यपाल सांसद विधायक के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, यही वाला गलत है और सबका सब सही है। भारतीय संविधान के कितने शब्दों का बना है, गजब सवाल है भाई। अब तो आपको बहुत मतलब ये यार क्या सवाल बनाते हैं लोग, मतलब पगला जाएगा लड़का देखेगा। तो कितने शब्दों में है भाई बताइएगा। अब एक बार आप लोग भी निर्धारण कर लीजिए, तब बताइए कितने शब्दों में है। तो 1,20,000 होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये वाला सही है। एक बार भैया देख लीजिएगा, नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी है मूल अधिकार दिया गया, बातों को घुमाया गया है। अच्छा, भारत में मूल अधिकार कितने हैं, भारत में मूल रूप से अधिकार कितने थे मेरे बच्चे, भारत में मूल अधिकार कितने हैं। अच्छा, किसी वजह भाग कितने में है, भाग 3 में है, कितने में है, देखो रिवीजन है तो भी बोलिए, लिख लीजिए जैसे हम लिखे, भाग 3 में है। अनुच्छेद कितने से कितने तक है मेरे बच्चे, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है गुरुदेव। 12 में क्या किया है, राज्यों को परिभाषित किया गया है, क्या किया गया है, राज्यों को परिभाषित किया गया है। एक बात ये पढ़ा दिए सर। अच्छा, पहले मूल अधिकार कितने थे, तो 7 थे, कौन सा निकाला गया है, तो संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया। किस संशोधन के तहत, 44वें संशोधन के तहत हटा के 301 में ए में कर दिया गया। यह कौन सा, अब संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार हो गया, अब कानूनी अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार नहीं है, कानून के हिसाब से लिया जा सकता है। अच्छा गुरुदेव, अब वर्तमान में कितना है, तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, ध्यान से रखिएगा। कौन कौन से 6 हैं, एक समानता, हाँ समानता का अधिकार है बेटा, एक समानता का अधिकार है, किसने कितना तक है, 14 से 18 तक है, बात समझ में। एक समानता का अधिकार हो जाएगा, और स्वतंत्रता का अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार कितने से है, तो यह 19 से लेके 22 तक है, 19 से लेके 22 तक है। तीसरा कौन सा है गुरुदेव, शोषण का अधिकार। कौन सा हो जाएगा अधिकार, शोषण का अधिकार। ये कब से है, 23 से लेके 24 तक का हो जाएगा। फिर चौथा धार्मिक है बेटा, धार्मिक स्वतंत्रता कितना है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेके 28 तक है गुरुदेव, धार्मिक स्वतंत्रता। अच्छा, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, मतलब अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक या सांस्कृतिक शिक्षा का विकास, अल्पसंख्यक के लिए सांस्कृतिक शिक्षा के विकास, तो यह 29 से लेके 30 तक है मेरे बच्चे। संवैधानिक उपचार किस में किया गया है, संवैधानिक उपचार किस में किया गया है, आर्टिकल 32 में किया गया है और 226 में किया गया है। 226 किसके तहत होता है गुरुदेव, 226 उच्च न्यायालय के लिए, हाई कोर्ट के लिए है, और ये किसके लिए है, एससी के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। अच्छा, अधिकार सबसे ज्यादा कौन है, इसके तहत करते क्या है वो, ये इसके तहत बेटा वो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं, 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। तो रिट कितने प्रकार के होते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं, लिख लीजिएगा। अधिकार, परीक्षा, प्रेषण, उत्प्रेषण, और ये सब बताएंगे आगे चल के, ठीक है ना। चलिए, इतनी सारी बातें हमने रिवीजन करा दी है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आइए, इसको मिटा देते हैं। बहुत अच्छे से मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको इससे ज़्यादा समराइज कर दूं, और इससे ज़्यादा हम कर भी नहीं पाएंगे, आपको भी मालूम है। तो अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा, आप लोगों को तो मालूम होगा, समता का अधिकार मालूम ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं है। समता का अधिकार कैसे दिया जाता है बेटा, मालूम है कि नहीं मालूम है, बताइए। समता का अधिकार मालूम ही होगा। समता का अधिकार, तो समता का अधिकार है कानून के समक्ष समानता, ये किसमें है, आर्टिकल 14 में है। समानता का अधिकार 18-14 से लेके इतना है। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार किसमें, देखिए भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार किसमें है, तो बताइएगा। राजनीतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, आर्थिक। हाई दोनों तो नहीं होगा। अब इन दोनों में आप निकाल के दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि आप सही कर रहे हैं। एक बार जल्दी से करें तब बात बन जाएगी ना। कौन सा अधिकार हो जाएगा, मौलिक अधिकार है मेरे बच्चे, बहुत अच्छे। अच्छा, मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। देखिए, पूरी बातों को वही मैं कहना चाह रहा हूं, आर्टिकल के तहत नहीं कहना चाह रहा हूं। तो अब बताइएगा, मानव व्यापार, व्यापार शोषण का अधिकार किसमें कहा गया है गुरुदेव, वह 23 हो सकता है या तो 24 हो सकता है, ठीक है ना, 24 हो सकता है। इसमें क्या है, शोषण का अधिकार है, तो शोषण के अधिकार में यही आ जाएगा, बहुत अच्छा। संवैधानिक उपचार कितने में, तो 32 में हो जाएगा। ये किस में है गुरुदेव, तो 29 से 30 में हो जाएगा। ये किस में है गुरुदेव, तो 14 से लेकर 18 में। इतना कंसेप्ट जब क्लियर होता है ना, तब जीएस में कोई बोला जाता है योद्धा तैयार हुआ है, और किसी की औकात नहीं है को हिला के रख दे मेरे बच्चे, इतनी औकात नहीं है किसी को तुमको हिला दे और इस तरह से तुमने याद करके रखा है। अब 3 सवाल सही करने के लिए सर गुरुदेव इतना मेहनत करना पड़ेगा, हाँ मेरे लाल, इतना मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो बात बनने से बढ़ जाए। हमेशा तेरा ही काम बनने से क्यों बिगड़ जाता है, गाना है कि नहीं है, बताइए। कहते हैं ना, बार बार मेरा ही काम बनने से बिगड़ जाता है साथी रे। तो बात समझ में आ ही रही होगी आप लोगों को भी, क्या बताएं। अब वही बात है जो बार बार बताए तो भी समझ में ना आए, तो बार बार बता भी नहीं सकते, बार बार करा भी नहीं सकते। चल, अब आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, बताइए। जल्दी जल्दी बढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी काम बन जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आप ही के सामने आ जाएगा। चलो, हाँ सर, अब आ जाते हैं। कितने प्रकार का है बेटा, स्वतंत्रता के अधिकार पे बात कर रहे हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, अच्छा, अधिकार कितने प्रकार के हैं, अधिकार, मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं, पहले 7 था, अब कितना है मेरे बच्चे, 6 हो गया। अच्छा, स्वतंत्रता का अधिकार कितना है गुरुदेव, देखिए 19, 20, 21 और 22 है। तो 1, 2, 3, 4, या कितने स्वतंत्रता का अधिकार हैं, 4 अधिकार है। तो ये सब याद रखिएगा भाई, फिर गलत मत करिएगा। अब वह पूछ रहा है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता 19 में लिखा गया, किस में लिखा गया है, सब 19 में। अब 19 में 6 प्रकार का अधिकार दिया गया, कितने प्रकार का अधिकार दिया गया 19 में, 6 प्रकार। देखो, एक तो टोटल कितना है, 6 है,
लेकिन 19 में 6 है। तो 19 में 6 कौन है, ये एक बार गुरुदेव बता दीजिए। हाँ, मैं भी बताया ज़्यादा नहीं हूँ इसको, लेकिन चलिए बता देते हैं। लिखिएगा, पहला हो जाएगा वाक्य, और बहुत बार पूछे जाने वाला ये क्या नाम है आर्टिकल, वाक्य एवं अभिव्यक्त की स्वतंत्रता। हाँ, वाक्य एवं अभिव्यक्त की स्वतंत्रता। अब लिखते चलिएगा, मैं जल्दी जल्दी बोलते चलूं। हाँ, वाक्य और अभिव्यक्ति, शांति पूर्वक निरायुध सम्मेलन करने का मतलब शांति पूर्व से सम्मेलन करने का अधिकार आपको हो जाएगा। किसके प्रकार हो जाएगा, शांति पूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार हो जाएगा। तीसरा लिखिए, शांति पूर्वक सम्मेलन करने का तीसरा क्या हो जाएगा गुरुदेव, संगम। बेटा संगम या संघ, संगम या संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। संगम, संघ बनाने का अधिकार, डायरेक्ट लिखिए, संगठन बनाने का अधिकार कह लीजिए और बेहतर होगा, संगठन बनाने का अधिकार आप लोग लिख लीजिए। भारत के किसी भी राज्य में घूमने का अधिकार आपको दिया जा सकता है। बात समझ में आ गया कि नहीं, भारत के किसी भी राज्य में घूमने का अधिकार दिया है। कोई भी वृत्त व्यापार कारोबार करने का अधिकार, कोई भी दे रहा है, कोई का मतलब ये ना है कि अब बेवहियात हथियार उथियार काटा चाकू बेचने लगो, ठीक है ना वैसे नहीं करने लगना। और कुछ जगह भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र क्या हो जाता, अपवाद संचरण करने की शक्ति है। देखिए ये 6 है, और 6 का 6 आपको याद होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको कोई माफ नहीं करेगा पास होने से मेरे बच्चे। ये बात हो गई कंफर्म। इसको समानता का बोला जाता है, ये भी समानता का है, ये प्राण और देयता का। मौलिक कर्तव्य आ गया के अंतर्गत नहीं आता। देखिए मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। अब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, तो रूस से लिया गया था मेरे बच्चे। कहाँ से लिया गया था, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, जल्दी बताइए। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, रूस से लिया गया था। अच्छा, रूस को और क्या नाम है, तो यूएसएसआर का नाम जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग। यूएसएसआर का नाम सुने ही होंगे आप लोग कि नहीं सुने, बताइए। यूएसएसआर का नाम सुने हो तो अच्छी बात है, नहीं सुने हो तो छोड़ दीजिएगा। अच्छा सर, ये कौन से समिति के तहत लिया गया था, तो ये भी बता दीजिए गुरुदेव। कौन से समिति के तहत लिया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के तहत लिया गया था। किसके साथ लिया गया था, स्वर्ण सिंह समिति के तहत लिया गया था। इतनी बातें। स्वर्ण सिंह समिति के तहत गठन कब किया गया था, तो स्वर्ण सिंह 1976 में किया गया था। ये बात आप कंफर्म रखिएगा। और 1976 में जब यह लागू किया गया था तो कितना था, तो यह 10 था। अब वर्तमान में कितना है, तो 11 है। 11वां कौन सा है, तो 66वां संविधान संशोधन 2003 है शायद मेरे बच्चा, एक बार थोड़ा सा देखिएगा इसको। 2003 में बालकों की शिक्षा के लिए संशोधन किया गया था। इतनी सारी बातें अब आपको पता हों। और कौन से भाग में उल्लेख है गुरुदेव, भुला गए नहीं बता रहे हो। भाग 4 क में उल्लेख है। कौन से आर्टिकल में है, तो 51 क में है। देखिए आपको भी मालूम है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा है, आपको भी मालूम है। अच्छा वो कितना था बेटा बता दें आपको, हाँ देखो याद आ गया उसका हाँ याद आ गया, जो मैंने 66वां संविधान संशोधन कहा है। 66वां संविधान संशोधन जो 11वां जोड़ा गया है उसी की बात है। 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था। बस ये मूल कर्तव्य है, अभिभावक का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। कितने हैं, तो 11 हैं। पूरी बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़े, अब बढ़ जाएंगे। अच्छा इसका वो नहीं बताया गुरुदेव का, ऑप्शनवा नहीं बताया। ऑप्शनवा का बिना गुरुदेव तड़फड़ा जाता है जी, हम लोग याद आ गया, नहीं तो हम कभी कभी भुला जाते हैं इसको चक्कर में। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण है बेटा, बोल रहा है नहीं है, है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आर्टिकल 19(1)(a) में लिखा गया। जो देखो 6 तो मौलिक अधिकार है, 19 में भी 6 उसी में का पहला था ये, ठीक है ना। चलिए इतनी बातें आपको बता दिए और ऑप्शन भी बताए। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, किसके द्वारा पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद मेरे बच्चे, अनुच्छेद 368 यह किसको अधिकार प्राप्त है, तो यह संसद को अधिकार प्राप्त है। किसको प्राप्त है, संसद को अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार को, हाँ मौलिक अधिकार को यह घटा बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकार को यह घटा बढ़ा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन घटा बढ़ा सकता है, संसद घटा बढ़ा सकता है। कौन घटा बढ़ा सकता है, संसद घटा बढ़ा सकता है, तो इस बात को गौर से लिखिएगा।
चलो अब आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा होगा, निलंबित किया जा सकता है। अच्छा, किसके तहत करेगा ये भी चलिए देखिए, पहले ये बात कंफर्म कर लीजिए तब आगे बढ़े, बहुत ज्यादा है। देखिए, मौलिक अधिकार को घटाया बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। कौन से आर्टिकल के तहत? 368 के तहत। इतनी बात कंफर्म हो गई, हटा दीजिए इसको, हटाइए सर, इतनी बात क्लियर कर दी। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं तो आर्टिकल 352 का नाम आप जानते हो, जब आपातकाल हो जाए, आंतरिक आपातकाल हो जाएगा तो राष्ट्रपति जिसको चाहे उसको रोक सकता है, जिसको चाहे समाप्त कर जाए। बाह्य आपातकाल जब हो जाता है या आंतरिक मामले को लेकर होता है, तो मान लीजिए 20 और 21 नहीं समाप्त होते हैं, 19 स्वयं अपने आप धड़ाक से समाप्त हो जाता है, वो अपने आप समाप्त हो जाता है। तो निलंबित किए जा सकते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन कौनो लागू हो जाए तो दुई नहीं नुकसान होगा, एक तो 20 और एक तो 21 हो। अब ये बातों में कंफ्यूजन मत रखिएगा, आगे बढ़िए। निम्न में कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? अरे भाई गजब है यार, है समानता का अधिकार। अभिव्यक्ति का अधिकार तो नहीं हो सकता, कारण यह है कि अभिव्यक्ति अब विदेशियों जो न आएंगे तो न बोल देंगे हैं। अब ऐसा तो गुरुदेव हो नहीं सकता है, लेकिन आप यदि कह रहे हो तो मान लेते हैं। तो भैया हमारे कहने से मत मानिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? जीवन और स्वतंत्र। अच्छा भाई, जीवन जीने का उनको भी अधिकार है यार, घूमने फिरने का अधिकार है गुरुदेव, हाँ है। धर्म की स्वतंत्रता, अरे भाई वो क्रिश्चियन है तो पूजा पाठ करता है अपना, हाँ है। समानता का अधिकार, भारत और विदेशियों को भी कानून का एक समानता है, हाँ भाई वो भी नागरिक है गुरुदेव। अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता नहीं है, जौन पहिया पगलू है थोड़ी न बोल दिया यहाँ आने के बाद, ऐसा बोलने लगे तब तो बात बन गई। तो यही नहीं मालूम। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कोने में है गुरुदेव? तो 19 में है। 19 का कौन सा भाग है? तो 19 एक वाले में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है भैया, हड़ताल वाला नहीं है, और सब के सब हड़ताल में आते हैं। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्ति दी गई है किसके पास है? तो ध्यान से रखिएगा, देखिए संसद कानून को बनाती है, लागू। देखिए संसद में कितने लोग होते हैं? संसद में दो लोग होते हैं, एक तो विधायिका होती है मेरे बच्चे, विधायिका होती है, और एक कार्यपालिका होती है। अच्छा, कार्यपालिका जब कानून बनाएगी तो यही विधायिका हो जाती है, जब विधायिका कार्यपाल कानून लागू करने में मदद करती है, कार्यपालिका हो जाती है। संसद अब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अरे सर, एक राज्यसभा होती है और एक लोकसभा। एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा। इसमें सीटियां 250 होती है, इसमें 552। ये सब आपको मालूम होना चाहिए, तब पे जाके बात बनती है, नहीं तो कहोगे सर ऐसा कैसी हो सकता है, इतना गड़बड़ गिंजर हो जाता है दिमाग। कुछ भी गड़बड़ गिंजर नहीं होता मेरा। मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्ति किसके पास है? तो बहुत अच्छा सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अछूत रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया? गजब सवाल भाई, पुगाइन, गजब सवाल है। ये हो जाएगा तीसरे स्थान पर। बात सही है। मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, उसके बाद इस हिसाब से रखा है। तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार गुरुदेव ऊपर आप बताए तो थे। तो देखिए यही होता है पढ़ने का, 24 होता है मेरे बच्चे, 24 होता है। देखिए 23 और 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध, स्वतंत्रता का है, यह अस्पृश्यता का है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करवा सकते, इतना बढ़िया एलोबरेट कर रहे हैं, अब क्या बताएं। स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं, तो स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं, तो 1942 में, 42 नंबर सवाल है, तो 1942 में लागू ही किया गया था। तो कौन थे बेटा? तो इसके बारे में बात करेंगे। तो यह हरिदेव जोशी साहब थे बेटा, यही थे। वैसे मैं भी नहीं अभी तक बताया था, लेकिन आप आज को मालूम हो जाएगा यार, अंतराले साहब थे नहीं, ये नहीं, सीएम स्टीफन नहीं, सीएम स्टीफन है, हरदेव सिंह थे बेटा, हरदेव सिंह ही थे। सही उत्तर का चयन कीजिए, 42 नंबर। स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष का तो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह तो थे ही।
हरदेव सिंह नहीं थे, यही तो मैं भी कह रहा हूँ यार, ये नहीं थे, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है बेटा, ऑप्शन नंबर सी है, हरदेव सिंह नहीं थे, ये नहीं थे। ए आर अंतुले साहब थे, यस यस रे साहब थे, सी एम स्टीफन साहब थे। तो इन तीनों लोगों का नमवा दो एक बार देख लेंगे तो याद रखिएगा। गलती से फिर से पूछ ले कि स्वर्ण संघ समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, तो एक ही पूछ ले अतुल्य साहब तब बोल, क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति के तहत मौलिक कर्तव्य को लागू कराया। सॉरी, निम्न में कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित नहीं किया गया है। सवाल अच्छा है, एक बार कोशिश कर लीजिए, देखिए बात बन जाए तो बना दीजिए। आपसे बेहतर कौन जानता है, ग्राम पंचायतों के गठन के लिए यही तो है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है। कृपाण धारण करने का मतलब तो होता है धार्मिक है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहा है। अब धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेके गुरुदेव 28 तक है, तो 24 तो हो नहीं सकता, आप चाहे 25 हो, चाहे 26 हो, चाहे 27 हो, लेकिन एक नहीं हो सकता, अब आधे जरूर हो सकते हैं। तो भाई सभी को अपने धर्म संरक्षण मनाने का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा गुरुदेव 86वां संविधान संशोधन 2002-11 में जोड़ा गया है। तो अब तो मुझे लग रहा है कि आपको आइडिया मिल गया होगा वह कौन सा हो जाएगा। तो मूल अधिकार है का, हाँ? शिशु को शिक्षा देना है, मूल अधिकार हो जाएगा। सांविधिक अधिकार नहीं भैया, उपयुक्त में से नहीं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत नहीं, तो मूल अधिकार में ही जाएगा अपने आप। वैसे मौलिक कर्तव्य में जाना चाहिए, लेकिन मौलिक कर्तव्य में है तो मूल अधिकार में भी है ना। चलिए कौन से में है गुरुदेव, तो अनुच्छेद 21 में है। किस में है बेटा, अनुच्छेद 21 में है। हाल ही में जोड़ा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अरे यही तो विधि और कानून के समक्ष समानता, यही 14 नंबर कह रहा, तो 14 नंबर कह रहा, तो बात सही है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री देने का, अच्छा, कह रहा है कि भारत में उपाधियों का अंत कर दिया गया, तो 1954 या 55 में शुरू किया गया था, तो उसका होता है आर्टिकल नंबर 18। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका अपवाद भी है शिक्षा में और मिलिट्री में, ठीक है ना। चलो मिलिट्री करते हो। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है, बताइए। बड़ा अच्छा सा सवाल था, आपको भी लग जाए तो यह बेटा करवाता है कौन सा, यह करवाता है 23 वाला। 24 वाला तो शोषण के विरुद्ध है। चलिए बहुत अच्छा। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की बात करता है, अल्पसंख्यकों के हित की बात करता है। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के मौलिक, अरे रे रे रे, देखिए काट दीजिए, सही कर दीजिए, 29 और 30 को सही से लगा दीजिए। भाग कितने में है, तो 3 में है। किस में है, मौलिक अधिकार में है। 49 तो यही पूछ रहा है, देखिए कितना बढ़िया से सॉल्व हो रहा है। संवैधानिक उपचार का अधिकार के तहत बताइएगा। संवैधानिक उपचार ये है कौन से आर्टिकल के तहत, यस सी का है, तो बेटा कौन सा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा करता है, ये 32 करता है। इसके तहत 5 प्रकार की वह रिट जारी करता है, रिट 5 प्रकार के। अच्छा गुरुदेव एचएससी में, तो एचएससी में होता है हाँ, एचएससी में कौन सा होगा गुरुदेव, एचएससी में, हाँ एचएससी में होगा 226 होगा। ये भी 5 प्रकार का रिट जारी करता है। बस संवैधानिक उपचार हो जाएगा। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित, सॉरी, मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा। एक्चुअली धीरे पढ़ने की आदत है नहीं, मैं धीरे पढ़ता हूँ तो फंस जाता हूँ, और मैं पूरी चीज़ों को पढ़ता नहीं हूँ, बहुत शॉर्ट में लेके जाता हूँ। जैसे मौलिक अधिकार लागू संविधान ने विशेष उत्तरदायित्व, बस मैं इतना ही पढ़ता ही हूँ, ऐसे ही मैं पढ़ता हूँ।
तो इससे क्या होता है, मेरा खुद का इन्फ्लुएंस है वो मेरा पढ़ने का था। इसलिए जब मैं पढ़ता हूँ मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए संविधान ने, तो मुझे बहुत धीरे धीरे पढ़ना पड़ता है। इसके लिए क्षमा चाहती, ये मेरी कमी है। तो अब स्पीड में पढ़ता, मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए किस विशेषण उत्तरदायित्व को सौंपा गया था, कितना तेज बोल लिया और मुझे समझ में आ गया। और जब मैं लिखता हूँ तो मैं जब धीरे धीरे लिखता हूँ ना, तो मुझे खुद बड़ा डिफरेंट होता है। मुझे लिखने की आदत है, भाग जल्दी धड़ 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 लिखते हैं, क्योंकि रिवीजन हम वैसे ही करते हैं तो वैसे ही हमें याद भी रहता है। और जो याद है वो हम 100% लिख लेंगे, जो याद नहीं है नहीं लिखे तो उसको हम धीरे धीरे लिखते नहीं। इसीलिए तो प्लीज़ इसके लिए आप क्षमा करिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करते रहे। मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है, तो उच्चतम न्यायालय को सौंपा है मेरे बच्चे। यही तो आपको बताया है, यही बाप होता है। वर्ष 2019 तक उपलब्ध जानकारी अनुसार भारतीय संविधान कितने मौलिक अधिकार हैं, तो बहुत अच्छा है बेटा, 11 है। ये तो आप लोगों को बताया गया है। अच्छा, 51 क में क्या है, तो 44वां को जोड़ा गया, तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा सा है। अच्छा, 46वां क्या था, ओहो गड़बड़ हो गया, मैंने तो कुछ और देख लिया था। चलिए 46वां है या 43 है, कौन सा है बताइए। जोड़ा गया था मेरे बच्चे इसके तहत, मैं गलत चिन्ह लगा दिया था, इसके तहत पूर्ण रूप से लागू कराया गया था, लेकिन इसके तहत जोड़ा गया था, शामिल किया गया था। ये निम्न में से किसकी स्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों संविधान प्रावधान में संविधान जोड़ा गया था, तो देखिए कितना बढ़िया, स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़ा गया था। इनके 3 सदस्य थे, तीनों सदस्य का नाम अय्यर, बीसम, MS अतुल्य साहब थे। तो नाम याद रखिएगा, जिससे दिक्कतों का सामना। जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की सहायता रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो मेयर तो कभी हो नहीं सकता है कि होगा, हो मेयर नहीं हो जाएगा कहीं गलती से, मेयर होगा नहीं गुरुदेव, कलेक्टर होता है। तो ये तो चलो तुक्का भी मारते तो बात बन जाता है, लेकिन जिला उला में यदि बात कर दे तो कलेक्टर सबसे बड़ा पावर है भैया। देखिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, तो PM के पास है भैया। देखिए PM मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, इसी के तहत राष्ट्रपति काम कराते हैं, तो सबसे ज़्यादा पावर है। राज्य में यदि सबसे ज़्यादा पावर कहा जाए तो CM का, क्योंकि ये भी विधायकों के द्वारा चुना जाता है। अच्छा, अब पूछो सर जी जिला में, तो जिला में कलेक्टर साहब हो, DM साहब होते हैं, मेयर होता है, लेकिन मेयर केवल सिटी तक रह जाता है ना, लेकिन कलेक्टर साहब तो गाँवों में आते हैं, प्रधानों को देखते हैं और मेयरों को देखते हैं, सबको देख लेते हैं, क्योंकि उसके बगलिया बगलिया गाँव तब ज्यादा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए, बात बन जाए तो ठोक दीजिए, नहीं बनता है तो छोड़ दीजिए, लोकसभा चुनाव डालने का अधिकार यही नहीं है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया। चलिए अब इसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं ठीक ठाक से, जिससे आप लोगों को भी पूरा फुल आइडिया मिल जाए, नहीं तो आप भी कहोगे कि सर जी बात बन नहीं पाई थी, बात बनते बनते हमारी बिगड़ जाती है। क्यों बनते बनते मेरी ही बातें बिगड़ जाती है। गाना याद नहीं आ रहा है, वरना हम सुना देते आपको बहुत अच्छे से। कहता है उसमें, क्यों मेरी बात बनते बनते मेरी ही बात क्यों बिगड़ जाती है, ऐसे ही गाने का नाम है। वैसे अब लगे तो भाई चलिए, चलिए बेटा अब यहाँ से लगाते हैं हम लोग, फिर से आप लोगों को बता दें। नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसका नाम होता है, नीति निदेशक तत्व, ये बात याद रखिएगा। भाग कितने में, सबसे पहले लिखिए भाग यह 4 में उल्लेख है। इसमें भाग में उल्लेख है, भाग 4 में उल्लेख है। अनुच्छेद बताइएगा कौन सा है, अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 36 से लेके 51 तक है, 36 से लेके 51 तक है। अब वैसे पूछा जाए तो भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1935 से लिया गया, यह बात याद रखिए। कौन से देश से लिया गया है बेटा, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। किससे लिया गया है, आयरलैंड ने। आयरलैंड से कौन लिया था, तो ब्रिटेन ने लिया था, ब्रिटेन ने लिया था। ब्रिटेन किसको दिया था, तो 1935 को दिया था। अब 1935 किसको दिया था, या भारत को दिया था, या चैन फूट है। अच्छा, आयरलैंड से कहाँ से लाया था, तो यह स्पेन से लाया था। कहाँ से लाया था, स्पेन से लाया था बेटा। ये बातें कंफर्म हो गई कि नहीं हो गई बताइए, बातें कंफर्म हो गई। इसमें कई होता है, एक समाजवादी सिद्धांत होता है, एक गांधीवादी सिद्धांत होता है, एक उदारवादी सिद्धांत होता है।
यदि मैं आप लोगों को बात कराऊं तो इसमें मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? अध्ययन के लिए मौलिक अधिकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक समाजवादी हो जाएगा मेरे बच्चे, एक समाजवादी हो जाएगा, एक गांधीवादी सिद्धांत हो जाएगा, और एक उदारवादी, उदार या भौतिकवादी सिद्धांत पे हो जाएगा। तो उदारवादी या भौतिक सिद्धांत में कितने आर्टिकल आते हैं? तो लिखना चाहो तो मुझे नीचे से याद है 51 को रख लीजिएगा, हाँ 50 को रख लीजिए, 49 को रख लीजिए, 49, 48 को रख लीजिए, 48 और 44 को रख लीजिएगा। यह उदारवादी ये विचारधारा में आता है। किस में आता है? उदारवादी ये विचारधारा में आता है। गांधीवादी में भी कौन कौन सा आ सकता है गुरुदेव? गांधीवादी में 48 आ जाता है, 48 आता है गुरुदेव, 47 आता है गुरुदेव, 46 भी आता है इसमें, 46 भी आता है, 43 आता है मेरे बच्चे, 43 बी भी आता है, 43 बी, 40 भी आता है। ठीक है ना? बस ये सब बातें समाजवादी में रखोगे तो पूरा मिला जुला के आ जाएगा, लेकिन गांधीवादी वाले में कभी कभी सवाल बन जाते हैं, वो याद रखिएगा। यहाँ के लिए आयरलैंड लगा दीजिएगा, यदि कोई भूला भटका होगा तो आगे बता देते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? देखियो यहाँ दिया हुआ था, मैं भूल ही गया। एक कल्याणकारी राज्य के रूप में है। अच्छा, उद्देश्य क्या है डीपीएसपी का? सर डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आगे बढ़े। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड। अच्छा, इसको तो बताया नहीं सर। स्थापित करने की बात की जाती है, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। तो बताइए क्या हो जाएगा? पूछ क्या रहा है? भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई? तो डीपीएसपी में की गई है, तो हम देख ही लिए। किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? अभी अभी बताए हैं, देखो पूछ दिया आपसे, कितना बढ़िया। यही बोल रहे थे और आपसे सवाल यही पूछ ही लिया उसने। तो जल्दी करिए, एक बार देख लीजिए। देखिए थोड़ा बहुत मोरल नहीं चलता है भाई, पेन लगा लेने दो बेटा, मोरल नहीं चलता है, लेकिन कोशिश करिए कि आप पढ़ रहे हैं तो बेहतर तरीके से पढ़िए। गौवध पर निषेध किया गया है, 48 नंबर यही है, गौवध का निषेध कर दिया गया। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकार की उपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। यदि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बारे में अंतर जानेंगे तो लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। एक बात मात्र बता देते हैं, अंतर बहुत ज्यादा बताऊं तो लिखते लिखते कम पड़ जाएगा। मौलिक अधिकार को घटाया बढ़ाया का परिवर्तन संविधान के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व को संशोधन नहीं किया जा सकता, घटाया बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। चलें आगे। अच्छी बात। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना, नंबर 1 भाई, सबसे पहले तो यही है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। नहीं यार, कहीं ना कहीं आर्टिकल 39 में, 43 में, फिर 41 में, 43 बी में तो दिखता तो है, बात तो सही है, लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना यही नहीं होता है, और बाकी सब होते हैं मेरे बच्चे। ऐसा क्या? अच्छा, सामाजिक आर्थिक, तो महिलाओं के लिए समान वेतन और समान उपयोग कहाँ देता? तो आर्थिक हो जाएगा नहीं। समाज में सब बराबर है कि नहीं है पगलू? गलत मत कर दीजिएगा, नहीं तो बड़ी मार खाओगे। कल्याणकारी राज्य होने का विचार किया जाए तो ऑप्शन नंबर किसमें है? डीपीएसपी में ही है। किसमें है? डीपीएसपी में है। ऑप्शन नंबर सी और संविधान के प्रस्तावना में, दोनों में है बेटा। तब तो ऑप्शन नंबर डी सही है, दोनों में है। समान कार्य के लिए समान वेतन, जौन सवाल बोलू हुआ है नीचवा सवाल बन के आ जाता है। तब आप लोग कहोगे सर आप देखें, रियली बताओ, मैं तुरंत चढ़ाया हूं, मैंने पढ़ने का टाइम मैंने कहाँ मिलता है, समझ रहे हो कि नहीं? वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो बताइए कौन सा हो सकता है? तो भैया बताए तो हैं अभी अभी आपको। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की बात देखिए। पहली बात है, इसमें तो गौ वध की बात की गई है, ये हो नहीं सकता है। चौथी बात ये है कि संवैधानिक उपचार की बात है, तो न्यायपालिका का हो नहीं सकता है।
हाई अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित हो नहीं सकता है। 40 होगा गुरुदेव, काहे कि यह हो सकता है और तो कोनो बचत नहीं बा, तो भैया पंचायतीय राज की स्थापना इसे। आर्टिकल 50 क्या है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों का पृथक्करण है। 40 क्या है, 30 क्या है, 20 क्या है, 10 क्या है, 60 क्या है, 70 क्या है, 80 क्या है, 90 क्या है, 100 क्या है। ऐसे भी याद करने के सब तरीका होते हैं मेरे लाल, यदि याद करोगे तो मुझे लगता है कि ये जा सकता। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संवर्धन करता है, तो अभी अभी बता दिए थे। अब देखो मैं ज्यादा एलोबरेट क्या कर सकता, इसीलिए बोला जाता है यदि कंठस्थ याद कर लो ना मेरे लालो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या आ जाएगी। पेशेंस रखिएगा, बहुत जबरदस्त मैं सोच रहा हूँ कि रिवीजन करवा दूं। एक पार्ट ही करवा पाऊंगा, कारण ये है एक ही पार्ट को पढ़ाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। 2 या 3 पार्ट में यह वीडियो अपलोड होगा आपका, ठीक है। पहली बात, संविधान में निम्न में से किसे शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है? जनजातियों के, दलितों के, स्त्रियों को। भैया ऐसा कौन सा बात है यार, एक ही तो नहीं होगा और सब हो सकता है। तो भाई देख लीजिए कौन नहीं हो सकता है। 4 नहीं हो सकता, दलितों का नहीं। इनके लिए आर्टिकल 1955 का मिला हुआ ना बेटा, सुरक्षा अधिकार सुरक्षा की बात करता है। इसमें ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नहीं है और सबका सब है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस भाग में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन वन जीव की रक्षा के लिए बहुत गजब सवाल है। अच्छा, आप लोग जो सा लगाते हो ना, वो 48, 47, 49 की बात की जाती है, लेकिन देखिए केवल राज्य के नीति निदेशक मौलिक कर्तव्य में नहीं, ये तो मुझे लगता है कि आप लगा लेंगे। वैसे गलत नहीं करिएगा, क्योंकि आपको भी आइडिया दोनों में है बेटा। राज्य के नीति मौलिक कर्तव्य 11 ठो, तो उसमें तो दिया गया है वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण का रक्षा करना है हमारा मूल कर्तव्य है ये। और नीति निदेशक तत्व में भी कहा गया, तो ऐसे सवालों के साथ ये लगा लीजिएगा। और आपसे बेहतर इसके बारे में कोई नहीं जानता, ही आपको भी मालूम है। राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों में से किसके बारे में संविधान संविधान शांत है? संविधान शांत है भाई, देख लीजिए एक बार, बताइए। संविधान साहब प्रौढ़ शिक्षा के लिए शांत है, और के लिए तो निर्वहन कर सकता है। यहाँ कोई एलिब्रेशन नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? ग्राम पंचायत मुक्त कानून, समान नागरिक सहायता और गोवध निषेध के बारे में बताइए भैया। 69 नंबर सवाल है। मुझे लगता है कि मुक्त कानून सलाह बाद में जोड़ा गया, सॉरी। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? सवाल बहुत अच्छा है, रट्टा मार लीजिएगा। ऐसे सवाल यूपी पुलिस वुलिस में बहुत ज्यादा फिदा सवर का। केटी शाह साहब ने कहा था। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, अंबेडकर साहब है, मुंशी साहब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नाम आ सकता है, तब तो आपको और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए केटी शाह रखिएगा। भाग 4 में निर्देशक में कौन सी सूचीबद्ध की गई है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक सहायता, छोटे परिवार का मापदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। 71 नंबर सवाल है। मुझे लगता है कि जो भी कुछ है बातें तो सोची जा सकती हैं। केवल देखिए, 1 2 3 4 सही है, तो एक गलत हो जाएगा तो 2 सही है, 2 गलत हो जाएगा, 3 कैसी सही है। तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है होपफुली, लेकिन लगाने की कोशिश करिए। चलिए बेटा, जल्दी बताइए क्या हो सकता है। जल्दी करेंगे तो जल्दी चलेंगे, जल्दी नहीं करेंगे तो जल्दी नहीं चलेंगे, आपको भी मालूम ही है। चलिए, एक हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन, 101% है बेटा। एक हो जाएगा तो ये तो होगा नहीं। समान नागरिक संहिता 2 भी हो जाएगा मेरे बच्चे। छोटे परिवार का मापदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा। 4 तो है ही नहीं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा, तो 4 नहीं हो सकता है। जहाँ पे 4 हो काट दीजिए। और वैसे आप ऑप्शन नंबर सी को 71 नंबर पे लॉक कर दीजिए। नहीं यार बेटा, 1 और 2 तो ऑप्शन नंबर बी तो सही होगा ना। 71 का बी सही है बेटा, क्योंकि 1 नंबर सही है और 2 नंबर बी सही है। चलिए, भारत के संविधान
भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का शक्ति है। तो भाई हमने सवाल जोड़ के पढ़ दिए। चलिए, अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण क्षेत्र सूची अनुसूचित क्षेत्र घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? चलिए भैया, जवाब तो बहुत पकड़ा है, राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? जल्दी करिए बेटा। नहीं, सही है ये तो। महाभियोग संसद में किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता, सही है ये। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता की 2/3 से अधिक राष्ट्रपति से, सही है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? अच्छा सवाल है, बताइए कौन से 14वें थे? कौन से थे? 14वें थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? बताइए। 76 नंबर सवाल है, तो कौन सा हो सकता है? 76 नंबर 66 के तहत बेटा। किसके तहत? 66, क्योंकि 54 के तहत तो हो ही नहीं सकता है, तो फिर 66। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त करने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होगा, और किसके पास होगा? राष्ट्रपति के बिना ये जू जा नहीं करते। राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास ही नहीं, राज्यसभा के पास होगा। फिर कैसे? उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व सॉरी, ध्यान नहीं दिया हूं मैं, जो ध्यान देना चाहिए था। ये छोड़ दीजिए, बहुत बड़ा सवाल है इसकी। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूची अवधि क्या है? लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की क्या सूची है? स्ट्रेंथ क्या है? बताइए। 1 माह है मेरे बच्चे। क्या हो जाएगा? 1 माह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1 माह हो जाएगा। चलिए, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध विश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। चलिए बताइएगा, अच्छा सा सवाल है। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल, अच्छा मंत्रिमंडल का उल्लेख कहाँ पे है? आर्टिकल 74 के तहत भारतीय संविधान में एक मौलिक भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। मतलब कम से कम कितने सदस्य वहां पे? चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा मेरे लालों, जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। चले आगे बढ़े। 50 हो जाएगा मेरे बच्चे। कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में थोड़ा सा मुलमुला रहा है, स्पीकर होता है बेटा। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इसका संख्या में 71 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। चलो बहुत अच्छे, बताइए जल्दी करिए जल्दी करिए। 553। निम्नलिखित में से कौन से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? चलिए कोई नहीं भैया, आप क्या कर सकते हैं, हम भी एक मिनट बेटा,
छोटा कर दें इसको। ठीक है। 183 का बताइए बेटा, 183 का क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी तो खेर साहब थे। राज्यसभा की विशेष शक्तियां इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। 84 नंबर सवाल का जवाब पूछ रहा है बालक। कानून बनाने के सांसद 84 250 250 49 है, सॉरी 200। अनुच्छेद, अब बताइए, अनुच्छेद के प्रावधान के तहत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो 16 राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा। अच्छा, उपराष्ट्रपति ना हो तो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश ना हो तो राष्ट्रपति हो जाएगा, राष्ट्रपति भी ना हो तो हम आप तो ही हैं उजाड़ने के लिए। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं बताइए? चलें आगे बढ़े हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस मतलब नींद सा फीलिंग हो रहा था, इसीलिए मैंने रुका हुआ था। मेरा भी कायम, अरे भाई हम भी थक जाते हैं, बहुत मजबूर हो पाते हैं, क्लास रिकॉर्ड करना हो, ऑनलाइन लेना हो, थकने के बाद ही काम हो पाता है। मेरे बच्चे ये सब थकने के बाद ही काम हो कर रहे हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा में 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार अभी अभी बताएं तो 25 वर्ष हो जाएगा। निम्नलिखित में से शक्तियां किसके, छोड़िए ये जरूर है। भारत, उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया है। तो बताइए इस सवाल का क्या जवाब होगा भैया? ऑप्शन नंबर 20 सही है, बिपिन सिंह हो जाएगा बेटा। कौन से हो जाएंगे? बिपिन सिंह हो जाएंगे। ठीक है। 91 भारतीय संविधान का पुनर्गठन तहत है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 75 हो सकता है, 81 59 तो होगा नहीं, आपको भी मालूम, 80 हो नहीं सकता। इधर कम चांस है इस दोनों में सही होने का, लेकिन बहुत अच्छा प्राउड फील है कि चलो यहाँ तक तो आप लोगों को आ रहा है। कितने नंबर है? 51 नंबर है, 51 नंबर। चलें भैया, चलो बहुत कम रह गया है, निकाल लेते हैं, चलिए जल्दी करिए। अब यहाँ ये लोग, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? देखो सवाल ऊपर बताया था, तुरंत लग गया अपने पास से। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? सवाल अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे बात बन जाएगी। 1 माह के भीतर होना चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, 35 वर्ष होना चाहिए। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य बताइए। 95 नंबर सवाल, ऑप्शन नंबर सी से होगा, विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, यह शून्यकाल के अर्थ के चक्कर में जा रहे हैं, शून्यकाल के अर्थ के चक्कर में, शून्यकाल के अर्थ के चक्कर में प्रश्नकाल और अगली कार्य सूची के बीच का समय होता है। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर सी सही है। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गांव देगा यदि वह शस्त्रों के से
निरंतर अनुपस्थित रहते हैं। सत्रों से निरंतर अनुपस्थित या उपस्थित रहते हैं। चलिए बताइएगा। 97 नंबर हो जाएगा बेटा। 60 दिन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 60 दिन। ऐसे व्यक्ति कौन हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्य और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? अच्छा सवाल है, एक बार और पढ़ेंगे तो बात। वे मंत्री जो राज्य में घूमते हैं। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होना अनिवार्य है जिसे सदन की कार्रवाई चलती रहे? तो वह कुल 10वां भाग होना चाहिए। इसी को गण मूर्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? गण मूर्ति। गण मूर्ति भी कहा जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद सदस्यता कौन निर्धारित करेगा? चलिए बताइए, कौन निर्धारित करेगा? जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे, मेरे बच्चे जल्दी से घूम के आएंगे। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति करता है। चलिए 2-4 सवाल और खींच लेते हैं। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन हो सकता है, परंतु किंतु लेकिन ये सब का जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है भाई। चलिए इसका लगाइएगा, परंतु। चलें भैया, 101 नंबर सवाल आप लोग लगा रहे हो। खर्च पानी कुछ कर नहीं रहे हो। कुछ खर्च पानी कर लिया करो थोड़ा सा शरीरियों के लिए। चलिए 101। निर्वाचन होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, यही गलत है। लोकसभा का चुनाव का कोई अप्रत्याशित अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। ये सवाल तो मैंने आप लोगों को ऊपर भी लगवाया था एक बार, तो ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे बच्चे। और ये सवाल सेम टू सेम पूछा हुआ था। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। लोकसभा की बैठक की व्यवस्था समाप्त की जा सकती है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, बताइए प्रोटेम स्पीकर का क्या कार्य होता है? जल्दी बताइए। प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। क्या हो जाएगा? सदस्यों को शपथ दिलाना हो जाएगा। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त किया। चलो आगे बढ़े। अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे तो रहे हो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मत बराबरी की अवस्था में। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसी देख रेख में कार्य करता है। चलिए बताइए, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी के देख रेख में कार्य करता है। चलो अब यहीं पे मैं ब्रेक करता हूं। अब यहां से नेक्स्ट पार्ट मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है ना? मैं लिख दिया पार्ट 02 स्टार्ट होगा यहाँ से। तो फिर ध्यान से रखिएगा, बहुत बड़ा वीडियो बनाना ठीक नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग में याद भी होना चाहिए। लव यू, टेक केयर, बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए, आनंद लीजिए और जीवन भर आनंद ही आनंद।